नमस्कार दर्शकों, मैं शिवांगी भारद्वाज और आप देख रहे हैं एनजी न्यूज। कोरोना काल में मजदूरों की बेरोजगारी बढ़ गई है, जिसकी समीक्षा पवन कुमार ने की। पवन कुमार भारतीय मजदूर संघ के जोनल अधिकारी हैं। उन्होंने बरेली पहुंचकर बीएमसी के अधिकारियों से बात की और समीक्षा की कि वे मजदूरों के लिए क्या कार्य कर रहे हैं। पवन कुमार ने ये भी बताया कि मजदूरों की हालत बेहद खस्ता हो चुकी है, जिसके कारण सभी उद्योग धंधे चौपट पड़े हुए हैं। पवन कुमार ने ये भी बताया कि सरकार इस पर कोई भी ध्यान नहीं दे रही है, जिसको अवगत करवाने के लिए वे एक देशव्यापी आंदोलन 11 सितंबर से शुरू करने जा रहे हैं। देशव्यापी आंदोलन रोजगार बचाओ के हित में होगा। पवन कुमार ने यह भी बताया कि जैसा 70 साल पहले होता था, वैसा ही अब हम दोबारा इतिहास दोहराने जा रहे हैं। पवन कुमार, भारतीय मजदूर संघ जोनल ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी। आज बरेली में आने का क्या उद्देश्य है? बरेली में आने के दो हेतु है। एक, पिछले कोरोना काल में 5 महीने में हमारे कार्यकर्ताओं ने जो काम किए अलग अलग प्रकार के, उन कामों की समीक्षा करना, कितना ठीक हुआ, कितना नहीं हुआ, क्या हुआ, क्या क्या कार्यकर्ताओं ने काम किया, उसकी जानकारी लेना, उसकी समीक्षा करना। और दूसरा, आने वाला जो हमारा आंदोलन है उसकी चर्चा करना। ऐसे दो बड़े हेतु लेकर के मैं पूरे उत्तर प्रदेश के प्रवास पर हूँ। उसी कड़ी में आज बरेली मेरा आना हुआ। तो कार्यकर्ताओं से किस तरह की बातचीत? हमने सब प्रकार की बात की। हमारे कार्यकर्ताओं ने पिछले दिनों में बहुत सारी सर्विस एक्टिविटी की जो सामान्यतः ट्रेड यूनियन का हिस्सा नहीं है। गरीबों के लिए भोजन की व्यवस्था करना, दवाई की व्यवस्था करना, उसके मास्क की व्यवस्था करना, सैनिटाइजर की व्यवस्था करना। यानी हमारा जो जनरली जो लोग मानते हैं ट्रेड यूनियन का काम, यानी मजदूर की समस्या, मजदूर की मांग, उससे अलग जा करके हमने सर्विस एक्टिविटी की, सारे देश भर में की, बरेली में भी की, बरेली के क्षेत्र में भी की। तो उसकी चर्चा हमने की है। और आज इस कोरोना काल में जो बेरोजगारी बढ़ी है बेहिंतहा, बहुत सारे छोटे छोटे रोजगार थे जो आज बंद हो गए, जो अभी चल नहीं रहे। सरकार भी कह रही है कि आर्थिक पहिया नहीं चल रहा देश का। जीडीपी आए दिन समाचार आते हैं कि नीचे जा रही है। अभी तो बड़ी चिंताजनक स्थिति है कि रिजर्व बैंक ने कहा कि जीडीपी लगभग 26% डिप कर गई है। ये अपने आप में बड़ा एक चिंता। और वो कुछ मान सकते हैं कि अप्रैल मई में कोई आर्थिक गतिविधि नहीं हुई, किंतु अभी भी आर्थिक गतिविधि बढ़ नहीं रही, बाजार चल नहीं रहे। उसका कारण ये है कि मजदूर के हाथ में पैसा नहीं है, मजदूर को तनख्वाही नहीं मिली, और जो छोटा स्वयं का काम करने वाला मजदूर था वो बेरोजगार है। जब तक उसको पुष्ट नहीं किया जाएगा, मजदूर को पूरा वेतन नहीं दिलवाया जाएगा, और सेल्फ हेल्प में काम करने वाले लोगों का, स्वयं के काम करने वाले लोगों को पुष्ट नहीं किया जाएगा, तब तक आर्थिक पहिया चलाना ये एक बड़ा काम होगा। इसलिए भारतीय मजदूर संघ ने 11 सितंबर को सारे देश भर में रोजगार बचाओ आंदोलन ये करने का निर्णय किया है। हम ब्लॉक स्तर पर, जिला स्तर पर छोटे रोजगार को लेकर के सरकार का ध्यान आकर्षित करेंगे, सरकार की नीतियों को लेकर एक प्रदर्शन करेंगे, और प्रधानमंत्री महोदय को ज्ञापन के माध्यम से बताएंगे कि देश के निचले स्तर के मजदूरों की स्थिति क्या है। सरकार कह जरूर रही है कि हम 5 किलो चावल या 5 किलो गेहूँ देंगे, 1 किलो दाल देंगे, तो वास्तव में नीचे पहुंच रहा है कि नहीं। जब हमारे कार्यकर्ता नीचे जाते हैं तो ध्यान में आता है कि वो नीचे नहीं पहुंच रहा, या उसके बांटने में राजनीतिक भेदभाव किए जा रहे हैं। तो ऐसे तमाम मुद्दों को लेकर हम सरकार का ध्यान आकर्षित करेंगे ज्ञापन के माध्यम से, और ज्ञापन देंगे जिला अधिकारी के माध्यम से, श्रम अधिकारी के माध्यम से, और वो देंगे प्रदर्शन धरना करने के बाद, ताकि सबका ध्यान रहे। भारत में सबसे बड़ा संकट आपका है, और निजीकरण को लेकर क्या कहना चाहते हैं? भारतीय मजदूर संघ निजीकरण के एकदम विरोध में है। हम किसी भी सार्वजनिक संपत्ति को बेचो, ये जो सरकार अभियान चला रही है, हम इसके विरोध में हैं। हालांकि हम ये भी कह रहे हैं कि आप कितने प्रकार का मालिकाना अधिकार हो पहले तय तो करो। आपने 70 साल पहले बैंकों का निजीकरण से उठाकर और कहा कि हमने राष्ट्रीयकरण कर दिया। आज 70 साल बाद आप उसका निजीकरण कर रहे हैं।
1952-53 में आपने हवाई जहाज टाटा से लेकर कहा कि हम इसका राष्ट्रीयकरण करेंगे। आज 70 साल बाद आप कह रहे हैं कि हम उसका फिर टाटा को सौंप देंगे। तो वो ठीक है, ये ठीक है, इसकी कहीं चर्चा तो करो। जिन 4 लोगों के मन में आया बैठ कर के फैसला करते ये भारतीय मजदूर संघ को स्वीकार्य नहीं है। हमारा मानना ये है कि सरकार ILO कन्वेंशंस का भी उल्लंघन कर रही है और मजदूर और गरीब आदमियों के टैक्स पेयर की द्वारा जो बनाई गई संपत्ति है, एक प्रकार के उसको भी खुर्द-बुर्द करने की जो प्रयास कर रही है, ये निंदनीय है। भारतीय मजदूर संघ इसको स्वीकार नहीं करता। इसके विरोध में भारतीय मजदूर संघ खड़ा है। लॉकडाउन में जो है मजदूरों को फैक्ट्री मालिकों ने पैसा नहीं दिया, कुछ मजदूर ऐसे हैं जो खाली हाथ अपने घर वापस आए, उनके लिए मुसावा नहीं। मैंने आपसे पहले ही कहा कि जब तक सरकार ने एक आदेश जारी किया 29 मार्च को कि तनख्वाह मिलनी ही चाहिए, 17 मई को वो आदेश वापस ले लिया। और देश का दुर्भाग्य ये है, मुझे कहने में कोई संकोच नहीं कि देश का सर्वोच्च न्यायालय भी उद्योगपतियों के साथ जाकर खड़ा हो गया। उसने भी मजदूरों को सुनने से इनकार कर दिया। ऐसी परिस्थिति में सरकार को रास्ता निकालना चाहिए कि देश का आर्थिक पहिया चले, और वो तब चलेगा जब गरीब मजदूरों के हाथ में पैसा होगा, गरीब मजदूर बाजार में खरीदने जाएगा। इसलिए सरकार को रास्ता निकालकर मजदूरों का वेतन बटे। एक काम सरकार कर सकती है, मुझे ये सुझाव देने में कोई संकोच नहीं, कि छोटे उद्योगों को खास करके सरकार वेज सब्सिडी दे। सरकार उनको वेतन भुगतान करने में, सुप्रीम कोर्ट ने एक प्रश्न खड़ा किया टैक्स पर, ये जो ब्याज वगैरह का मामला आया, ब्याज पर कि सरकार ने निर्णय किया सरकार भुगते। तो लॉकडाउन करने का निर्णय सरकार का था, तो छोटे मजदूर के वेतन को लेकर सरकार क्यों नहीं भुगते? सरकार छोटे उद्योगपतियों को वेज सब्सिडी दे ताकि मजदूरों को वेतन मिल सके। पेट्रोल खरीदेंगे, उसके लिए इंश्योरेंस खरीदेंगे, उसके लिए पॉल्यूशन करेंगे, तो आप GDP में योगदान कर रहे हैं। और अगर आपने गलती से साइकिल खरीद ली तो आप GDP में नुकसान करते हैं, क्योंकि आप उसके लिए लोन नहीं लेते हैं, आप उसके लिए पेट्रोल नहीं खरीदते हैं, आप उसका इंश्योरेंस नहीं करवाते हैं, आप उसका बीमा नहीं कराते, उसके लिए पॉल्यूशन नहीं करवाते, उसका आप साइकिल पर चलने के कारण से स्वस्थ रहते हैं, इसलिए डॉक्टर के पास नहीं जाते, दवा नहीं चलती। इसका मतलब ये होगा कि आप उस GDP को नुकसान कर रहे हैं। यानी साइकिल, और अगर आप गलती से पैदल चलते हैं तो साइकिल से भी ज़्यादा नुकसान करते हैं। कैसी GDP की अवधारणा है देश में? इस GDP की अवधारणा पर ही प्रश्न है। और जहाँ तक ये सवाल है कि अभी इतनी नीचे जा रही है GDP, तो मैं पहले कह चुका हूँ कि कैसा ढांचा खड़ा किया हमने। एक झटका बर्दाश्त नहीं कर सकती, ना GDP बर्दाश्त कर सकती, ना सरकार बर्दाश्त कर पाई, ना बाकी, और फिर मजदूर झेल गए झटके को। ये सोचने का एक मुद्दा है। तो NG न्यूज़ से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।